हेलो, नमस्ते, मैं हूँ मनीषा, वेलकम टू आरएस ओनली। और मैं सोच रही थी कि जब अपन इंग्लिश स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ों से करेंगे। अभी तक मैंने आपको इंग्लिश से इंट्रोड्यूस करा दिया है, इंग्लिश आप कैसी होती है, राइट? कैसे-कैसे आपको यूज़ करना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे उसको अपनी हैबिट में लेकर आना है, किसको? इंग्लिश को, राइट? बट बेसिक्स जो हैं इंग्लिश के, वो अपन समझते हैं आज। बेसिक्स में इंग्लिश आपको अगर आप बेसिक्स ऑफ अगर इंग्लिश अपन पढ़ेंगे ना, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं। टोटल क्लासिफिकेशन 8 उसमें होता है, कैटेगरीज में होता है। मैं सारे अभी आपको इंट्रोड्यूस भी नहीं करा रही, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी ओवरवेलमिंग, और अपन को ऐसा नहीं करना है कि अपन को कंफ्यूजन क्रिएट करना है, ठीक है? लेकिन आज अपन स्टार्ट करेंगे नाउन्स से, है ना? नाउन्स की फर्स्ट क्लास में ले रही हूँ। नाउन्स को मैं काफी डिटेल में बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल्स देके अपन नाउन्स को पढ़ेंगे, और नाउन्स की आज फर्स्ट क्लास है, ठीक है? तो मैं ये सोच रही थी कि नाउन्स को एक तो मैं आपको समझाऊं, फिर उसको आपको यूज करना सिखाऊं, और फिर आपके डाउट्स लूं, और उसके बाद में एक अपन नाउन्स का टेस्ट ले लें, ठीक है ना? ऑनलाइन टेस्ट ही ले लूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड विल मेक इट फन। ओके? नाउन्स जब अपन पूरा करेंगे ना, तो यू विल नॉट हैव एनी डाउट इन दिस टॉपिक, ठीक है? तो आज नाउन से स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन्स। उसके बाद में कुछ क्रिएटिव क्लासेस मैंने प्लान की हैं, जिसमें अपन आपके सिलेबस पे ही रहेंगे, अपन आपके सिलेबस से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है? वी डोंट हैव टाइम टू वेस्ट। इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, है ना? उसके बाद में आएंगे आपके मेटाफॉर्स एंड सिमिलीज, है ना? और इनके बाद में आई वाज थिंकिंग अपन थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस लें, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा बल्क ऑफ मार्क्स जो हैं वो इसी में हैं। हाँ, ये आप तभी कर सकते हो जब अपना ये और ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है? क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। इफ यू डू नॉट नो द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द लैंग्वेज, तो फिर अपन लिखेंगे कैसे? तो अपन फाइनली इसको करेंगे। सो आई हैव अ गुड प्लान, ठीक है? और अगर कोई और आपको टॉपिक, एक्सक्लूसिव टॉपिक है कि मैम ये चीज नहीं समझ में आती है, या इसमें थोड़ा सा डाउट ज्यादा है, या फिर इसमें मार्क्स स्कोर नहीं हो पाते हैं, सिलेबस की चीज नहीं है, लेकिन मुझे अदरवाइज इंग्लिश में ये चीज कम समझ में आती है या फिर नहीं पकड़ में आ रही है, तो यू कैन टेल मी, है ना? कमेंट्स में यू कैन राइट डाउन वट एवर योर क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, और अपन उसको एड्रेस करेंगे। ओके? तो आज स्टार्ट करते हैं नाउन से। नाउन्स होते क्या हैं? नाउन्स होते हैं आपकी लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स। क्या होते हैं नाउन्स? आपकी लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे शब्द होते हैं, वर्ड्स, है ना? वर्ड्स बताते हैं कि लैंग्वेज सुनी कैसे जाएगी, उनका मतलब क्या होगा। लेकिन अब वर्ड्स को क्लासिफाई किया जाएगा, कौन सा शब्द कौन सी कैटेगरी का है, और उसको एक सेंटेंस में, एक वाक्य में कैसे और कहां लिखना है, उसका आखिर यूज क्या है, ठीक है? उसमें सबसे पहली कैटेगरी नाउन्स है, ठीक है? नाउन्स कौन से होते हैं? एक ऐसे शब्द होते हैं जिसमें पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल का नाम यूज हो। नेम, उसकी आइडेंटिटी, जो बहुत फर्स्ट आइडेंटिटी होती है अपनी, क्या होती है? जैसे मेरा क्या नाम है? मनीषा। मैं कौन हूं? आई एम अ टीचर, आई एम एन एजुकेटर, मैं पढ़ाती हूं, ठीक है? मेरा नेम और मेरा प्रोफेशन का नेम, ये दोनों, है ना? एज एन इंडिविजुअल मेरा क्या नाम है, और एज अ प्रोफेशन मेरा क्या नाम है, ये दोनों नाउन्स ही होते हैं। सेंटेंस में इसका प्लेसमेंट कहां होता है? नॉर्मली इन द बिगिनिंग। और कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी होते हैं जहां नाउन या तो मल्टीपल रूप में आता है सामने, ठीक है ना? जैसे जॉन गेव अ हेल्पिंग हैंड टू लिली। जॉन ने लिली की मदद की। दो नाम है इसमें, जॉन और लिली, ठीक है? स्टार्ट में भी नाउन है, एंड में भी नाउन है, लेकिन वो नाउन एक अलग कैटेगरी का है, ये नाउन एक अलग कैटेगरी का है। दोनों का यूजेज अलग है, दोनों की पोजिशनिंग अलग है, और दोनों का सेंस भी अलग निकलता है। जॉन ने मदद करी है लिली की, लिली को मदद मिली है जॉन से, ठीक है? ये दो तरीके के सेंटेंसेस हैं, मीनिंग एक ही निकल रहा है, लेकिन दो तरीके से मैंने बोला, यानी कि टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने यहां पर यूज किए। दो फ्रेम होंगी सेंटेंसेस की, यानी कि दोनों सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, और दोनों सेंटेंसेस में प्रायोरिटी किस नाम को दी जा रही है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो इसलिए नाउन की पोजिशन आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अगर इसको अदरवाइज समझना चाहें, तो नाउन नाउन वो चीज होती है जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या उनके बारे में बात कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर टेक्निकली नाउन की क्लासिफिकेशन आ गई। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, है ना, नाउन 6 टाइप्स के होते हैं, मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर ये वुमन है तो शी इज अ टीचर, ठीक है, मदर, टीचर जो भी है, इनका नाम भी हो सकता है। दिस इज अ बेबी, दैट इज अ प्लेग्राउंड। क्या है ये? इट्स अ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड आपका एक नाउन है ना। दिस इज अ कार। अब कार के बारे में, कौन सी कार है ना, स्विफ्ट डिजायर है, कौन सी कार है? तो कार का प्रॉपर नाउन आप यूज कर रहे हैं, जो प्रॉपर नेम है उसका वो यूज कर रहे हैं, या फिर उसकी कैटेगरी बता रहे हैं कि वो चीज क्या है, वो एक कार है, वो भी नाउन है। दिस इज अ हाउस, है ना। दीज आर बुक्स। और ये क्या है? एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स का आप नाम लेना चाहते हैं, दिस इज अ डॉग, दिस इज अ कैट, या फिर जस्ट एनिमल्स। ये दोनों नाउन्स हैं। समझ में आ गया? इस तरह से हम लोग नाउन्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अब नाउन्स कैसे होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, वो अपन देख लेते हैं। नाउन के क्या क्या स्वरूप होते हैं, प्रकार नहीं, है ना, कैटेगरीज अपन नहीं पढ़ रहे हैं, नाउन के टाइप्स नहीं है, नाउन का यूजेज है ना। नाउन की इंपॉर्टेंस क्या है सेंटेंस में, कहाँ कहाँ पर नाउन को यूज किया जाता है। सबसे पहले तो नाउन जो होते हैं वो हमें बताते हैं किसके बारे में बात हो रही है या फिर क्या बात हो रही है। ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर या फिर किसी एक क्वेश्चन का आंसर सेंटेंस में जो शब्द आपको दे रहा है वही आपका नाउन है। जैसे अभी अपन ने पिछला सेंटेंस क्या बनाया था, जॉन हेल्प्ड लिली, ये सेंटेंस था। जॉन ने लिली की मदद की। किसने की? हु हेल्प्ड लिली? जॉन। अगेन, हु वाज हेल्प्ड बाय जॉन? किसकी मदद की गई थी? लिली की। किसने मदद की? जॉन। दोनों का क्वेश्चन हु ही है, दोनों का आंसर नाउन है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि जॉन और लिली दोनों नाउन होते हैं। ठीक है, इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बना के देखते हैं। लिली वॉज हेल्प्ड बाय जॉन। लिली वॉज हेल्प्ड बाय जॉन। ठीक है, अब ये एक्चुअली तो ये एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, अपन उस पर नहीं जा रहे, लेकिन इस सेंटेंस में लिली आपका प्राइमरी नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा से स्ट्रेस लिली के ऊपर है कि लिली की मदद की गई है। किसके द्वारा की गई है, इसकी इंपॉर्टेंस कम है इस सेंटेंस में। यहां पर जॉन ने किसी की मदद की है, लिली की मदद की है, जॉन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस जो है ये जानना आपके लिए पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में ज्यादा जरूरी है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो क्लासिफिकेशन होता है वो काय का होता है? डूअर और रिसीवर का। ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पे डूअर हैं और ये जो है यहाँ पे रिसीवर हैं। डूअर क्या होता है? क्रिया करने वाला, जिसने कोई काम किया है वो डूअर है। और रिसीवर क्या है? जिसके ऊपर वो काम हुआ है। लिली की मदद की गई है, तो मदद किसकी मिली, सॉरी किसकी हुई? लिली की हुई, तो लिली ने मदद रिसीव करी है, लिली को मदद मिली है। और किसने करी है, यानी कि मदद करने वाला काम किसने किया है? जॉन ने किया है। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाली जो चीज होती है ना कि डूअर कौन है, रिसीवर कौन है, ये आपके लिए जानना, ये नाउन में होता है, नाउन या प्रोनाउन जो भी है वहां पर उस वक्त सेंटेंस में प्लेस्ड, ये आपके लिए जानना जरूरी है व्हेन इट कम्स टू एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग। सीधी सी बात है, अगर आपको ये पता होगा कि कौन है और क्या कर रहा है तो आपके सेंटेंस का मीनिंग निकल जाएगा, आपके सेंटेंस को कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा, है ना। वो सेंटेंस का जो कॉन्टेक्स्ट है वो यहाँ पे क्लियर होता है। और नाउन ही है जो नाउन या नाउन की जगह यूज होने वाला प्रोनाउन। प्रोनाउन की क्लास में मैं आपको फिर से इस एग्जांपल के ऊपर एक बार लेकर आऊंगी, बट अभी के लिए अपन नाउन को मान के चल रहे हैं कि नाउन जो सेंटेंस में है ना वो सेंटेंस को मीनिंग देता है। ठीक है, ओके। एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अब यहां पर क्या हुआ, जॉन हेल्प लिली वाले सेंटेंस में यहां पर वर्ब क्या है? वर्ब का क्या मतलब होता है? क्रिया। तो काम क्या हुआ? हेल्प हुई, है ना। किसने की? जॉन ने की। ठीक है, तो वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? वर्ब ने वर्ब करी किसने है? जॉन ने। तो अगर आपको वर्ब आइडेंटिफाई हो गई तो वर्ब को किया किसने है वो भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, वो आइडेंटिफाई आपको नाउन करवाएगा। उसी तरह से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अब ये ऑब्जेक्ट यहां पर है ना। ऑब्जेक्ट कौन है? लिली है। अच्छा, एक सेंटेंस का पार्ट क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? एक तो आपके पास में सब्जेक्ट होता है, ये सेंटेंस का पार्ट है, सेंटेंस लिखते कैसे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट है, उसके बाद में आपके पास एक वर्ब है, और फिर बाद में आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। अब इसके और क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं कि भाई सब्जेक्ट जो है वो भी ब्रेक हो सकता है। उसके बाद में वर्ब जो है, एक मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो भी इनकम्प्लीट ऑब्जेक्ट होते हैं, या फिर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है। ठीक है, तो बट ये बेसिक आपका स्ट्रक्चर होता है एक सेंटेंस का। सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस दिखने में ऐसा होता है। तो ये तो हो गया जॉन हेल्प्ड
आपका वर्ब हो गया और लिली आपकी ऑब्जेक्ट हो गई, है ना। जॉन हेल्प लिली, लिली आपकी ऑब्जेक्ट हो गई, हेल्प आपका वर्ब हो गया और जॉन आपका सब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब का सब्जेक्ट भी नाउन है, ठीक है, और वर्ब के लिए जो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो भी नाउन ही है। समझ आया? गुड, मुझे सच में उम्मीद है कि समझ में आ गया है। तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वर्ब का वो भी है। अब यही सेंटेंस और बड़ा होता, जैसे जॉन हेल्प लिली कंप्लीट हर होमवर्क। अब ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्ट सिर्फ एक वर्ड नहीं है। लिली कंप्लीट हर होमवर्क, ये जो पूरा वर्ड है ना, सॉरी ये जो पूरा फ्रेज है ना, सेंटेंस का पार्ट है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। इसमें एक दो वर्ड ऑब्जेक्ट हो ऐसा नहीं होता है। वर्ब के बाद में जो भी एग्जिस्ट करता है वो सारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इसमें है जॉन हेल्प लिली कंप्लीट हर होमवर्क। अभी जो कंप्लीट हर होमवर्क है ना, इसका इनडायरेक्ट वर्क हेल्प बता रहा है कि क्या करने में मदद की, होमवर्क कंप्लीट करने में मदद की। किसका होमवर्क करने में कंप्लीट करने में मदद की, लिली का होमवर्क करने में मदद की, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब बताएगी और वर्ब की पोजीशन नाउन डिसाइड कर रहा है, ठीक है। जॉन हेल्प लिली कंप्लीट हर होमवर्क, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यही हुआ ना यहाँ पे, आपके जो वर्ब का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, उसमें भी हेल्प करता है। इस होमवर्क वर्ड को यहां पर इनडायरेक्ट नाउन की कैटेगरी में डाला है ना, ठीक है। होमवर्क क्या है, थिंग है, इट्स अ थिंग टू डू, है ना, इट्स अ वर्क टू डू, इट्स अ थिंग टू डू। हेल्प, कंप्लीट, ये सब आपके वर्ब के पार्ट हो जाएंगे। होमवर्क आपका इनडायरेक्ट नाउन हो जाएगा। जॉन और लिली आपके नाउन्स हैं, ये आपका प्राइमरी नाउन है। डूअर ये आपका सेकेंडरी नाउन है, यानी कि रिसीवर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या होता है, जैसे वर्ड्स होते हैं ऑन, इन, अंडर, है ना। तो अब इसको एग्जांपल से लेते हैं, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। जैसे द कैट इज अंडर द टेबल। बिल्ली जो है टेबल के नीचे बैठी है, टेबल के नीचे, अंडर मतलब नीचे, ठीक है। बिल्ली जो है वो टेबल के नीचे बैठी है। द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कुछ भी हो सकता है, हाइडिंग अंडर द टेबल, कुछ भी है, छुप रही है, व्हाटएवर। तो अब इसमें जो कैट है ना आपकी, ये आपका नाउन है ना। इज आपकी वर्ब फॉर्म है, ठीक है। अंडर जो है आपका प्रेपोजिशन है। अंडर क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन क्या बताता है, नाउन की जगह बता रहा है। जिस नाउन के बारे में बात हो रही है उस नाउन की रियलिटी में जगह कहां पर है ना। कैट कहां पर है, टेबल के नीचे है। ये जो टेबल है ये भी आपका नाउन ही है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल। समझ में आ गया, ये नाउन क्या है, सॉरी ये टेबल क्या है, नाउन है। यहां देखा था ना अपन ने, समथिंग दैट वी कैन टच, समथिंग दैट वी कैन सी, किसी चीज का नाम, है ना। तो अगर कार नाउन है तो टेबल भी नाउन ही है, राइट, ठीक है। प्रेपोजिशन की सॉरी हाँ हाँ, ऑब्जेक्ट का जो प्रेपोजिशन है उसकी, उसको भी नाउन की ही कैटेगरी में डालते हैं। उसी तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट वर्ड का मतलब होता है समथिंग दैट सपोर्ट्स द मीनिंग, समथिंग दैट सपोर्ट्स द मीनिंग। अब ये रहा अपना एग्जाम्पल, कहाँ है, ये रहा, जॉन हेल्प लिली कंप्लीट हर होमवर्क। ये अपना कंप्लीट सेंटेंस है ना। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ कंप्लीट हो गया टेक्निकली। ये पोर्शन क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट है। इस ऑब्जेक्ट को, इस वर्ब को और मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है। जॉन ने हेल्प की लिली की, पर किस काम में की, इस काम में की, ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। उसी कॉम्प्लीमेंट में अगर सब्जेक्ट की पोजीशन की बात करें जॉन, और ऑब्जेक्ट की पोजीशन की बात करें यानी होमवर्क, तो वो दोनों भी नाउन होंगे, ओके। फिर है एपोसिटिव। एपोसिटिव का मतलब क्या होता है, एपोसिटिव का मतलब होता है कोई ऐसा फ्रेज, कोई ऐसा वर्ड जो आपके नाउन को, नाउन की पोजीशन वही है, नाउन का मीनिंग वही है, लेकिन नाउन को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, मतलब उसका मीनिंग जो है उसको एनहांस कर रहा है। जैसे ओके, इधर देखते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। उसमें हो सकता है पॉजिटिव में थोड़ा सा टाइम लगे अपन को समझने में, बिकॉज पॉजिटिव का मीनिंग जो है ना वो नाउन को मॉडिफाई करता है। कैसे करता है, ओके
शीना बेक्ड अ केक। ये एक अपना सिंपल सेंटेंस है। शीना नाउन है, बेक आपका वर्ब है, अ केक आपका ऑब्जेक्ट है, जिसमें केक जो है वो भी नाउन का फॉर्म ले सकता है। अगर केक के बारे में एक्सक्लूसिवली अपन बात करें, द केक वाज बेक्ड बाय शीना, अनदर थिंग, ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसी केक को, क्योंकि केक जो है वो नाउन का फॉर्म ही है, इसी केक को मैं चेंज कर दूं, शीना बेक्ड अ चॉकलेट केक। शीना ने चॉकलेट का केक बनाया, चॉकलेट केक बनाया, तो ये जो चॉकलेट है ना, ये इस केक की विशेषता बता रहा है, ये विशेषण नहीं है, है ना। एक्सक्लूसिवली एडजेक्टिव के पार्ट में अपन इसको नहीं डालते हैं। एडजेक्टिव के जो अपन एडजेक्टिव की क्लास लूंगी मैं, उसमें भी मैं यही एग्जांपल लूंगी, लेकिन एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझेंगे इसको, अपन नाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। ये वर्ड आपका अपोजिटिव है। एक नाउन को विशेष तरीके से एक्सप्लेन करने वाला वर्ड जो होगा वो अपोजिटिव होगा। कोई ऐसा वर्ड जो एज एन एडजेक्टिव अपोजिटिव यूज किया जा रहा है किसी और वर्ड के लिए, तो वो वर्ड नाउन होगा। ठीक है, एक और तरीका बताती हूं मैं। ओके, ऐसे ना करके ये सेंटेंस है, इट्स अ सैड सेंटेंस। ऋतु's कैट डाइड लास्ट वीक, है ना, पिछले हफ्ते ऋतु की बिल्ली जो थी, पालतू बिल्ली जो थी, उसकी मौत हो जाती है। इस सेंटेंस में ये आपका वर्ब है, ये आपका नाउन है, ये आपका नाउन है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ओके। इस सेंटेंस को अपोजिटिव मॉडिफिकेशन देते हैं, ऋतु's ओल्ड कैट डाइड लास्ट वीक। कैट सेम चीज है, ऋतु's कैट डाइड लास्ट वीक। इसमें मैंने कैट की एक वर्ड ऐड कर दिया कैट को बताने के लिए, ओल्ड कैट। ऋतु की जो बूढ़ी बिल्ली थी वो पिछले हफ्ते गुजर गई। यहां पर ओल्ड जो है आपका अपोजिटिव का रोल प्ले कर रहा है। तो कोई ऐसा वर्ड जो अपोजिटिव यूज किया जाए एज एन एडजेक्टिव, किसी दूसरे वर्ड की विशेषता बता रहा है, उसके बारे में कुछ भी नया एक्सप्लेनेशन दे रहा है, तो वो वर्ड नाउन हो जाएगा। ओल्ड नाउन नहीं होगा, ओल्ड का कैट जो है वो नाउन हो जाएगा। ये आपको सिर्फ बताने के लिए है कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, ओके। और यहां पर है नाउन मॉडिफायर। नाउन मॉडिफायर क्या होते हैं? एक ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस जो नाउन को ही चेंज कर दें, नाउन की ही इंपॉर्टेंस को चेंज कर दें। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं अपन? शॉर्ट एग्जाम्पल रखें सो दैट समझ में भी आए और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी ना हो। ओके, ठीक है, अंडरस्टूड। ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, और इंग्लिश टीचर मिस मनीषा इज एब्सेंट टुडे, है ना, आज मैम नहीं आई, है ना। कौन सी मैम नहीं आई? हमारी इंग्लिश की मैम नहीं आई। क्या नाम है उनका? मिस मनीषा। अब आपकी इंग्लिश टीचर जो है ये नाउन है, ठीक है, इट्स अ कॉमन नाउन, नाउन है, सब्जेक्ट है। ये जो है ये प्रॉपर नाउन है, क्योंकि यहां पर नेम लिया गया है, कौन सी इंग्लिश मैम का नाम लिया गया है, नाउन है। और ये आपका बाकी का सेंटेंस है, इस जो है आपका वर्ब है, और एब्सेंट टुडे जो है आपका ऑब्जेक्ट है। ये तो समझ में आ गया, अभी तक ये तो समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे डिसाइड कर रही हूँ क्या चीज क्या है ना। ओके, नाउन मॉडिफायर, यहां पर मैंने नाउन को एक्सक्लूसिवली नेम किया है, ये नाउन को मॉडिफाई कर देता है। जब मैंने ये नाम दे दिया ना, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया और ये वाला पोर्शन आपका कम इंपॉर्टेंट हो गया। जबकि सेंटेंस की शुरुआत इस नाउन से हो रही है, तो ये डूअर है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने इनको पिन पॉइंट करके इनके बारे में एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी, तो ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपके लिए प्रॉपर नाउन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश टीचर वाला जो पोर्शन है ये आपके लिए नाउन का मॉडिफिकेशन का काम हो गया यहाँ पे मिस मनीषा के द्वारा, ठीक है ना, वो आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो नाउन नहीं है। अगर सेंटेंस आता है और उसमें पूछेंगे कि इस सेंटेंस में नाउन क्या है, तो ये और ये दोनों नाउन है,
ऐसा नहीं है कि कोई एक नाउन है और दूसरा नाउन ही नहीं है, दोनों नाउन है ना, लेकिन यहां पर फोकस चला गया इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इसने इसको मॉडिफाई कर दिया, नाउन मॉडिफायर। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ये आपके टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं। आपको ज्यादातर बुक्स में 1 2 3 4 और ये 5 नाउन्स मिलेंगे। सॉरी, ये नहीं, ये नाउन मिलेंगे। इनको बोलते हैं काउंट नाउन्स या नंबर नाउन्स। इनको बोलते हैं काउंट नाउन्स या फिर नंबर नाउन्स, ठीक है। और काउंट नाउन्स के दो पार्ट होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि नंबर्ड नाउन्स के दो पार्ट होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। कुछ बुक्स में हो सकता है आपको ये अलग से मिले, मैं इसको अलग से ही पढ़ाऊंगी। मैं इसको अलग से इसलिए पढ़ाऊंगी क्योंकि नाउन्स का आइडेंटिफिकेशन इजी हो जाता है सेंटेंसेस में, मिस्टेक्स निकालना आसान हो जाता है। आपके ज्यादातर एरर वाले क्वेश्चंस ही आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो कॉमन नाउन्स कौन से होते हैं? जैसे और इंग्लिश टीचर मिस मनीषा इज एब्सेंट टुडे। सेम सेंटेंस लिया है मैंने क्योंकि इस सेंटेंस में आपको दो तीन तरीके के नाउन में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कॉमन नाउन होता है ये, ठीक है। इंग्लिश टीचर भी कॉमन नाउन है और सिर्फ टीचर भी कॉमन नाउन है, ओके। टीचर अपने आप में प्रोफेशन को नेम किया जा रहा है। प्रोफेशन किस सब्जेक्ट का नेम कर रहे हैं? इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम कर रहे हैं। इंग्लिश खुद भी नाउन है, इंग्लिश टीचर भी नाउन है और सिर्फ टीचर भी नाउन है, ठीक है। ये तो है आपका कॉमन नाउन। फिर है आपका प्रॉपर नाउन, जिसमें आपने एक पर्टिकुलर नेम यूज किया है, मिस मनीषा, ठीक है ना। माय शेफ मिस्टर जॉन, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कोई भी सेंटेंस है, माय शेफ CHEF जॉन कुक्ड कॉन्टिनेंटल टुडे। मेरे शेफ ने आज कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है। शेफ का नाम क्या है? जॉन है। माय शेफ, तो शेफ जो है कॉमन नाउन है, जॉन जो है आपका प्रॉपर नाउन है। आपने नाम दे दिया, है ना। कॉन्टिनेंटल ये फूड टाइप होता है, एक टाइप की कुजीन है, ठीक है। जैसे इंडियन होता है, चाइनीज होता है ना, मैक्सिकन होता है, फ्रेंच है, इटालियन है, वैसे ये कॉन्टिनेंटल एक कुजीन होता है। अब ये जो कुजीन है इसका मैंने नाम यूज किया है, इसलिए ये भी प्रॉपर नाउन है। इसमें मैं एक पर्टिकुलर डिश की बात करूं, जैसे साउथ इंडियन खाना बनाया है और डोसा ही बनाई है, तो डोसा ही अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ तो वो एक प्रॉपर नाउन है। साउथ इंडियन डिश, इंडियन क्विजीन, क्विजीन फूड जो भी है ना, जहां पर नाम प्रोवाइड हो गया है कि इसकी स्पेसिफिकली बात हो रही है, वो आपका प्रॉपर नाउन है। और एक विशाल और एक जो वाइड कैटेगरी होती है कि खाना बनाया है या फिर खेलने गई है, तो क्या खेलने गई हैं? स्क्वॉश खेलने गई हैं। लेकिन सिर्फ खेलने गई हैं तो कॉमन नाउन है, स्क्वॉश खेलने गई हैं तो प्रॉपर नाउन है, क्योंकि स्पोर्ट का आपने नाम यूज किया, ठीक है। ओके, कॉन्क्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स को दोनों को एक साथ समझते हैं। स्पेस है? नहीं है, यहाँ है। यहाँ देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन कौन से होते हैं। कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जो एक पर्टिकुलर स्पेस लेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। फिजिकल स्पेस, समथिंग दैट यू कैन सी एंड टच। जैसे आपकी टेबल हो गई, है ना, मेरे हाथ में पेन है वो हो गया, जैसे अपनी बुक हो गई। हाँ, ये कुछ चीजें हैं जो फिजिकली आपके सामने प्रेजेंट हैं, आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, इनके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप किस चीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आपके माइंड में एक पिक्चर बनती है, ठीक है। ये आपके होते हैं कॉन्क्रीट नाउन। जैसे घर बनता है तो घर पे कॉन्क्रीट आती है ना, तो इट्स अ फिजिकल थिंग, वही तो आपका घर बनाएगी, उसमें सीमेंट वगैरह सब, बजरी वगैरह सब मिक्स करेंगे, है ना, और यूज करेंगे फिर उसको घर बनाने में, कोई बिल्डिंग बनाने में, राइट। ये होती है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट मतलब समथिंग दैट इज फिजिकली देयर, जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जब कोई और आपको उसके बारे में बता रहा है तो आपके माइंड में एक पर्टिकुलर पिक्चर बनती है। दूसरे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आपने वो फोटोज देखी हैं, कई बार न्यूज में आता है कि XYZ पेंटिंग है और वो इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकी है, ठीक है ना। वो वाला पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है पेंटिंग्स, ठीक है। कुछ कुछ पेंटिंग्स होती हैं और उसके ऊपर बस कलर्स स्प्लैश किए हुए होते हैं, वहां पर रेड है, यहाँ पर ग्रीन बिखेर रखा है, यहाँ पर ब्लू बिखेर रखा है, और उस पेंटिंग को नाम दे देंगे केओस इन माई माइंड, ठीक है। तो अगर मैं बोलती हूँ देयर इज केओस इन माई माइंड, तो मेरे माइंड में पिक्चर कुछ और बनेगी और आपके माइंड में पिक्चर कुछ और बनेगी, ठीक है। जैसे ओके, जैसे ये वर्ड है लव, है ना, ये वर्ड है हैप्पीनेस,
ठीक है, और ये वर्ड है सॉरो, ये वर्ड है नॉलेज। ये वर्ड्स हैं। जब मैं ये वर्ड्स बोलती हूँ तो आपके माइंड में क्या पिक्चर बनती है? जैसे मैंने बुक बोला तो आपके माइंड में एक किताब बन गई, वो कोई सी भी किताब हो सकती है, इंग्लिश की हो सकती है, कोई नॉवल जो आप पढ़ रहे हैं वो हो सकता है, ठीक है। मैं पेपर बोलती हूँ तो आपके माइंड में न्यूज़पेपर आ रहा होगा, किसी के माइंड में उनके जो नोट्स हैं उनकी फोटो आ रही होगी, बट देयर इज समथिंग दैट यू कैन इमेजिन व्हेन इट कम्स टू दोस वर्ड्स। इन वर्ड्स को जब मैं बोलती हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है ना? सिर्फ हम इन वर्ड्स को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इनके बारे में सोच सकते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट हैं, इनको समझाना, इनको हम किसी को दिखा नहीं सकते, है ना? ये वर्ड्स हम किसी को दिखा नहीं सकते। अगर मैं वर्ड बोलूंगी लव, तो आप इसमें क्या इमेजिन करेंगे, है ना? किसी की, ऐसा तो है नहीं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसकी फोटो है और उसको हम लव बोलते हैं तो आपके माइंड में वो फोटो आ जाएगी, वो उस ऑब्जेक्ट का फ्रेम बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है, राइट? उसी तरह से नॉलेज है, सॉरो है। हाँ, हम इन वर्ड से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। मेरी लाइफ में कोई बहुत ही पेनफुल सा मोमेंट होगा और जब मैं उसको याद करूंगी तो मेरे मन में दुख होगा, और जब मैं ये वर्ड सुनूंगी ना, सॉरो, तो वो वाला मोमेंट मेरे माइंड में आ जाएगा कि उस टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था और मेरे को बहुत दुख हुआ था, ठीक है। तो ये वर्ड्स एक हमारे माइंड में एक मेमोरी ट्रिगर कर सकते हैं, है ना? एक इमेज ट्रिगर कर सकते हैं कि हम इस वर्ड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमने क्या महसूस किया। जैसे नॉलेज, आप किसी के बारे में बात कर रहे हैं, आप स्वामी विवेकानंदा के बारे में बात कर रहे हैं, तो ही वॉज अ ग्रेट सेंट, ही वॉज वेरी नॉलेजेबल, सब कुछ, अब सब कुछ उनके बारे में ये सब वर्ड्स यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जब आपने नॉलेज वर्ड बोला किसी ने तो आपके माइंड में विवेकानंदा की फोटो आई, ऐसा तो है नहीं। देर आर अदर पीपल ऑल्सो, है ना? और जैसे ग्रेट, ये वर्ड है ग्रेट, है ना? तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की ही प्लेस यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये फिजिकली आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, इनका एक्सप्लेनेशन, इनको छू नहीं सकते, इनको देख नहीं सकते। जैसे टच और सी वाला जो चीज होती है ना, वो कॉन्क्रीट में आता है। एब्स्ट्रैक्ट एग्जैक्टली उनका ऑपोजिट हो गया, नाउन ही है लेकिन बस कॉन्क्रीट नहीं है, ठीक है। ओके, फिर है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे आप किसी एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे टीम, है ना? आपकी क्रिकेट की टीम है, आजकल बहुत न्यूज में है, राइट, एशिया कप वगैरह के कारण। तो ये जो टीम वर्ड है ये आपका कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ प्लेयर्स एक तो ज्यादा है, ठीक है, किसी एक के बारे में बात नहीं हो रही है, इसमें इंडिविजुअल पॉइंट आउट नहीं किया जाता। इंडिविजुअल, इसमें इंडिविजुअल की बात तब तक नहीं होती जब तक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा। जब तक इंडिविजुअल को पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा तब तक हम बात उसको कलेक्टिवली टीम की तरह देखते हैं। ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। मैम ये कहां से आ गई कहानी? मैं बता देती हूँ, अभी बता रही हूँ मैं, इसलिए क्यों, क्योंकि ये जरूरी है आपके लिए जानना। टीम को हम टीम्स भी बोलते हैं जब दो टीम है, एक से ज्यादा टीम है, यानी कि इंडिया की टीम है और एक इंग्लैंड की टीम है, ठीक है ना? एक इंडिया की टीम है और एक इंग्लैंड की टीम है, दो टीम्स हैं, टीम्स बोल रही हूं मैं, यानी कि प्लूरल तो हो गया, लेकिन ऑलरेडी टीम के अंदर 11 प्लेयर्स हैं, है ना? तो 11 प्लेयर तो अपने आप में प्लूरल होता है, एक से ज्यादा जो होगा वो प्लूरल होगा। तो फिर मैं सिर्फ टीम क्यों बोल रही हूँ, इंडियन टीम? क्योंकि ये कलेक्टिवली सिंगल आइडेंटिटी रखते हैं। विराट कोहली इज क्रिकेटर इन इंडियन टीम, ठीक है ना? इंडिया से बड़ा नहीं है ना कोई, राइट? तो वो टीम अपनी आइडेंटिफिकेशन से, जो टीम के इंडिविजुअल्स हैं अपनी आइडेंटिफिकेशन से बड़े नहीं हैं, उनको प्लूरल जब तक उनके बारे में अलग से ना बात की जाए तब तक नहीं हो सकते, ठीक है। देर आर 11 प्लेयर्स इन द इंडियन टीम। प्लेयर्स, प्लेयर की बात अलग से हो रही है इसलिए प्लेयर्स प्लूरल हो गया, लेकिन टीम अभी भी सिंगुलर ही है ना? समझ में आ गया? ओके, जैसे ये वर्ड है कंटिजेंट। ओलंपिक्स देखें, है ना? नेशनल गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। उन पे मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि उनको एक्सप्लेन करना मेरे लिए ज्यादा इजी है। क्रिकेट वगैरह तो अगर आपको समझ में आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो मैं फिर से एक बार कोशिश करती हूँ। चलो, अभी अपन है कलेक्टिव पे, राइट? इस पे है अपन। ओके, जैसे ओलंपिक है, ओलंपिक एग्जाम ओलंपिक स्पोर्ट्स होते हैं, ओलंपिक्स का एक सीजन आता है, राइट? ओके, ओलंपिक्स में अपन अपना कंटिजेंट भेजते हैं। कंटिजेंट एक ज्यादा डेकोरेटिव सा वर्ड है टीम के लिए, ठीक है ना? रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, टीम के लिए वो एक कंटिजेंट भेजते हैं अपन, ठीक है ना? उसमें बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं। कितने? मान लेते हैं कि 200 प्लेयर्स भेजे हैं अपन ने, और ये 200 प्लेयर्स जो हैं ये अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए होते हैं।
है ना, शॉर्ट पुट के लिए है, लॉन्ग जंप के लिए, हाई जंप के लिए है, 100 मीटर के लिए है, जैवलिन के लिए है ना, और क्या होता है, स्विमिंग के लिए है, पोलो के लिए है। मैं देखती हूँ एक्चुअली ओलंपिक्स, इसलिए मुझे इतने पता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जो है, ये मान लेते हैं 20 स्पोर्ट्स के लिए अपन ने भेजे, है ना, जिम्नास्टिक्स वगैरह भी होते हैं, समझ में आ गया, गुड। अब ये जो 20 स्पोर्ट्स हैं, ये 20 स्पोर्ट्स अपने आप में प्लूरल हैं, क्योंकि एक स्पोर्ट की बात नहीं हो रही, 20 यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो यहां पर मैंने इसको प्लूरल लगा दिया। ये कॉमन नाउन है। 200 प्लेयर्स प्लूरल लगाया है, क्योंकि एक से ज्यादा प्लेयर्स हैं, अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपन उन प्लेयर्स को, कॉमन नाउन है। ठीक है, ओके। कंटिंजेंट, यहां पर कंटिंजेंट नहीं है, कंटिंजेंट है, क्योंकि ये सब इंडिया के फ्लैग के नीचे ट्रैवल कर रहे हैं, है ना। जब वो ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी होती है, तो वो सारे प्लेयर्स आते हैं और जो फील्ड होता है उसके अंदर चक्कर काटते हैं, है ना। जो 200 मीटर वाली जो रेस होती है, शायद उसका फील्ड होता है वो, तो उसमें चक्कर काट रहे होते हैं सारे के सारे, और इंडिया का फ्लैग आता है सबसे आगे, और फिर उसके पीछे सारे स्पोर्ट्समैन होते हैं अपने, और उनके कोचेज होते हैं, मेडिकल टीम होती है, सब कुछ होते हैं। ठीक है, वो कहलाते हैं कंटिंजेंट। ये इंडिया का कंटिंजेंट है, क्योंकि इनकी आइडेंटिटी उस एक फ्लैग से है, उस एक इवेंट से है। ठीक है, तो ये होते हैं कंटिंजेंट। ये आ जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन में, समझ में आ गया। तो कंटिंजेंट आपका कलेक्टिव नाउन, यानी कि टीम आपका कलेक्टिव नाउन, प्लेयर्स अलग अलग हैं तो वो आपके कॉमन नाउन में चले गए। अब इसमें मैं आपको बोलूं कि जैवलिन थ्रो के स्पोर्ट में हमने नीरज चोपड़ा को भेजा, ये प्रॉपर नाउन हो गया। व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट, ये प्रॉपर नाउन है। व्हेन इट कम्स टू द पर्सन, द स्पोर्ट्समैन, ये आपका प्रॉपर नाउन हो गया। इसी में से निकाले हैं सारे। ठीक है, गुड। उसके बाद में है आपके नंबर नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं, जिनको आप गिन सकते हो, 200 प्लेयर्स। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, जिनको आप नहीं गिन सकते, जैसे क्वांटिटी निकाल सकते हैं अपन, 2 लीटर्स ऑफ वाटर, है ना। जैसे क्वांटिटी निकाल सकते हैं अपन 5 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, जैसे क्वांटिटी निकाल सकते हैं अपन 20 किलोग्राम्स ऑफ राइस, क्वांटिटी है वो, है ना। ब्रिंग मी सम वाटर, मेरे लिए थोड़ा पानी लाना, तो इसमें आइडेंटिटी पानी की नहीं बदली है, उसकी क्वांटिटी की बात हुई है कि थोड़ा पानी लाना है। पानी खुद थोड़ा नहीं है, जितना भी पानी लाओ थोड़ा लाओ, आधा गिलास लाओ, एक गिलास लाओ, दैट इज इमटेरियल। ठीक है ना, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 3 ग्लासेस ऑफ वाटर, 1 जग ऑफ वाटर, 1 टैंक ऑफ वाटर, जितना भी है पानी पानी ही है। वाटर इज वाटर, वाटर्स नहीं होएगा वो, शुगर्स नहीं होगा वो, राइसेस नहीं हो जाएगा, वीट्स नहीं होगा। समझ में आ गया, गुड। वो होते हैं आपके अनकाउंटेबल नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन ऐसे ही होते हैं। मैं एक वर्कशीट दूंगी आज की क्लास में नहीं, जो मैं नेक्स्ट नाउन्स की क्लास लूंगी, उनमें डिटेल में अपन टाइप्स ऑफ नाउन्स और देखेंगे, डेफिनेशन बताऊंगी, यूज कैसे करते हैं वो बताऊंगी, कौन कौन से वर्ड डबल, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो काउंटेबल भी होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट भी होते हैं, ही। ठीक है, तो उनको भी अपन देखेंगे। ओके, फिर सेंटेंस में कहां कहां, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ कि सेंटेंस में नाउन कहां कहां यूज होता है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह भी नाउन यूज हो सकता है, जैसे जॉन हेल्प्ड लिली, ये आपका नाउन है, ये तो अपन को पता चल गया अभी तक। हु हेल्प्ड हु, तो ये भी नाउन हो जाएगा, है ना। ये जो है आपका ऑब्जेक्ट है, ये जो है आपका सब्जेक्ट है, ये तो पता चली गया अभी तक, है ना। सेंटेंस का स्टार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट, सेंटेंस के बीच में क्या आता है, वर्ब, और सेंटेंस का एंड जो होता है वो, इन दोनों के बाद में जो भी आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। नाउन आपका सब्जेक्ट, सॉरी, जॉन आपका सब्जेक्ट है, ये आपका नाउन है। हेल्प जो है आपकी वर्ब है, और ऑब्जेक्ट में लिली है, लिली भी आपका नाउन है। ये रहा आपका एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद में है, क्या एक सेंटेंस बिना नाउन के हो सकता है। इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि एक ऐसा सेंटेंस जिसका फुल मीनिंग निकल रहा है, उसमें नाउन की प्रेजेंस पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक फुल सेंटेंस जिसका फुल मीनिंग निकलता है, वो नाउन के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन उसकी जगह ले लेगा। जैसे जॉन हेल्प लिली में मैं लिख सकती हूं ही हेल्प्ड लिली, मैंने ही लिख दिया। पर जब मैंने ही बोला है तो मेरा ये अजम्पशन है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ही के बारे में पता है पहले से, जिसको भी मैं बता रही हूं ना कि उसने लिली की मदद की, तो उस तीसरे बंदे को ये बात पहले से पता है कि जिसकी बात मैं कर रही हूं वो कौन है
है ना? इससे पहले का कोई सेंटेंस होगा जिसमें जॉन की बात ऑलरेडी हो चुकी होगी, और क्योंकि मैं रिपीट नहीं करना चाहती जॉन वर्ड को, नाम को, तो मैंने एक प्रोनाउन यूज कर लिया, ही यूज कर लिया। ठीक है, तो नाउन और प्रोनाउन रिप्लेसेबल हैं, इसलिए नाउन को ही मान के चलते हैं कि नाउन के बिना सेंटेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कि नाउन के बिना देखे जा सकते हैं, उनको हम कंप्लीट इंग्लिश सेंटेंस नहीं बोलते, उनको हम क्या बोलते हैं, या तो हम उनको ये कैटेगरी बताई है मैंने यहाँ पे, या तो उनको बोलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, जैसे स्टॉप टॉकिंग, बातें करना बंद करो। यहाँ पे नाउन क्या है, नहीं है ना। लेकिन जब मैंने स्टॉप टॉकिंग बोला तो क्लास को समझ में आ गया कि भाई मैम क्या बोल रही हैं, किसके लिए बोल रही हैं, सबको समझ में आ गया। इंप्लाइड होता है, इंप्लाइड का मतलब होता है कि बताने की जरूरत नहीं है, हम खुद समझ गए, खुद समझ जाना। तो अब यहां पर यू या फिर रितु, जो भी है क्लास में, मोहित, जो भी है ना, उनको ऑलरेडी पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। लेकिन मैंने बोला इतना ही है और इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकल रहा है, बातें बंद करो। ठीक है, मैंने बोला बातें बंद करो, तो वो अपने आप में फुल सेंटेंस है, उसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन नाउन नहीं है। नाउन यहाँ पर इंप्लाइड है ना, समझने वाले समझ गए वाली बात की नाउन होता है ये पे। ठीक है, फिर होता है कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ प्रोनाउंस हैं। अब ही हेल्प लिली की जगह अगर मैं ये बोल दूं, यानी कि पहले के सेंटेंसेस में जॉन और लिली दोनों के बारे में बात हो चुकी है और मैंने उन दोनों को प्रोनाउन से रिप्लेस कर दिया। हु हेल्प्ड हु, तो ही हेल्प्ड हर। ठीक है, जॉन हेल्प लिली, ही हेल्प्ड हर। ही हेल्प्ड हर से पहले ऑलरेडी मैं जॉन और लिली दोनों को इंट्रोड्यूस करा चुकी हूं। ठीक है, ओके। तो सेंटेंसेस विद ओनली प्रोनाउंस, यहां पर भी नाउन हट गया, है ना, क्योंकि प्रोनाउंस ने नाउन्स को रिप्लेस कर लिया। फिर होते हैं इंटरजेक्शंस या एक्सप्लेनेशंस। जैसे अपन बोलते हैं मैं चल रही हूं और मेरे पास में आके कोई कार आके भिड़ जाती है, मुझे चोट लग जाती है, तो मैं क्या बोलूंगी, आउच, आउच, है ना। इसने मेरा पूरा मीनिंग बता दिया कि तुम्हारी हरकत के कारण मुझे चोट लग गई है, मुझे दर्द हुआ, आउच। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स हैं। जैसे मैं कोई बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग देखती हूँ या फिर मैं कहीं घूमने गई और बहुत ही सुंदर सा सीन है मेरे सामने, है ना, तो मैं क्या बोलूंगी, वाओ। ये भी फुल सेंटेंस है क्योंकि इसका मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में भी आपको नाउन नहीं मिलेगा। ये 3 तरीके की ऐसी कैटेगरीज होती हैं जहां पर नाउन नहीं है, लेकिन इनको हम प्रॉपर सेंटेंस या प्योर सेंटेंस नहीं बोलते। प्रोनाउन ने अगर नाउन को रिप्लेस कर दिया है और वो सेंटेंस मेरे सामने नहीं है जहां पर नाउन मेंशन किया हुआ है, तो ये भी एक इनकम्प्लीट सेंटेंस ही कहलाएगा। ठीक है, नाउन्स का इंट्रोडक्शन समझ में आया, है ना। नाउन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ यूज किए जाते हैं, उनका क्या यूज, उनका खुद का क्या यूज होता है, किस टाइप के होते हैं, है ना, ये सब देख गए। अब नेक्स्ट क्लास से नाउन्स को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, वर्ड बाय वर्ड आगे चलेंगे। टाइप्स में आपको वर्कशीट दूंगी, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और हफ्ते 1.5 हफ्ते में अपन इसका नाउन का टेस्ट ले लेंगे और फिर नाउन डन हो जाएगा। ठीक है, नाउन विल बी डन। ओके, चलो, नाउन्स हो गए कंप्लीट। थैंक यू।